आखिर ईरान में हो क्या रहा है साहब? वेनेजुएला पर मादुरो और उस बेचारे की बीवी को पकड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप तो चने के झाड़ पे चढ़ गए थे। वो ऐसे वॉर डांस, ऐसे भंगड़ा कर रहे थे कि वेनेजुएला मैंने कब्जा कर लिया, अब क्यूबा नेक्स्ट, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद मेक्सिको, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ग्रीनलैंड। आई मीन ऐसा बेहुदा वॉर डांस तो हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन ये वॉर डांस थोड़ा प्रीमेच्योर हो गया लगता है साहब। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि वॉशिंगटन, जहां लोग इतनी इज्जत से देखते थे, वहां के थिंक टैंक्स, वहां की इंटेलेक्चुअल पावर, थिंकिंग एबिलिटी, हम देख रहे हैं कि वो आजकल एक इम्पल्स ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के मोड में आ गए हैं। पहले कर दो, बाद में देखी जाएगी, टोटल हूड़मती। ये साफ दिखा है वेनेजुएला में। पहले साहब हमला कर दिया, उसके बाद बैठ के प्लानिंग शुरू करी कि अगला क्या करना है। मतलब हैरत की बात, हैरत की बात है। मैं वेनेजुएला के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं काफ़ी पहले कह चुका हूं, लेकिन वहाँ से कुछ सबक निकलते हैं और एक के बाद एक चीज़ें एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं। एक चेन है जो हम देख रहे हैं कि पहले वेनेजुएला को ठोक दो, चने के झाड़ पे चढ़ जाओ, बोलो अब मैं ईरान पे चढ़ जाऊंगा, वहाँ तख्ता पलट करूंगा, दुनिया भर में तख्ते पलट कर दूंगा, कोई आंख दिखा के तो देखे, मैं आंख निकाल लूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन साहब, प्रॉब्लम अब ये है कि हम देख रहे हैं विद ग्रेट अलार्म कि वॉशिंगटन में जो तौर तरीका है कि वो पहले कर दो, सोचो बाद में, स्टार्ट थिंकिंग आफ्टर यू हैव डन इट। ये पहले हमने अमेरिका को करते नहीं देखा। बड़ी कंटिंजेंसी प्लानिंग होती थी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती थी, बहुत ब्रेन पावर इस्तेमाल की जाती थी, वो सब है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सुनने को राजी नहीं। जो मैं कहता हूं वो ठीक है, और फिर जहां तानाशाही आती है वहां पे साहब फिर चमचागिरी आती है। यस बॉस आता है, बॉस 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 सुन के तो लोगों के, बड़े बड़ों के दिमाग सटे आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब निंदक लागे रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक टेरिटरी में जा रहे हैं, खासकर ईरान में। वेनेजुएला में रूस और चीन ने मिलिटरीली इंटरवीन नहीं किया था। हालांकि वहां भी रूस ने अपना एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर और फ्रिगेट भेज दिया था, सबमरीन भेज दी थी, लेकिन मिलिटरीली इंटरवीन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका के पिछवाड़े में है। देखिए साहब, ये जो तीन महाशक्तियां हैं ना, रूस, चीन, अमेरिका, रूस की पॉलिसी है ओनली वन बैटल एट अ टाइम। वो कई सारी लड़ाइयां नहीं लेना चाहता, खासकर अगर उसके पिछवाड़े में ना हो, अमेरिका के पिछवाड़े में। देखिए साहब, ये जो लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है अमेरिका की, उसमें साफ कह दिया है कि साहब हम चीन से नहीं लड़ेंगे उसके पिछवाड़े में। चीन ताइवान पे हमला करता है, साउथ चाइना सी में हमला करता है, चीन जो है सेनकाकू आइलैंड्स पे चढ़ जाता है, तो साहब हम केवल कुछ नहीं करेंगे, न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे, हथियार बेचेंगे। लड़ना पड़ेगा जापान को, कोरिया को, फिलीपींस को, जैसे कि यूक्रेन लड़ा है अकेला। आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ने को हम आपको तैयार है, हथियार बेचते रहेंगे, लेकिन आएंगे नहीं। बूट्स ऑन द ग्राउंड का तो सवाल ही नहीं है साहब। तो बाकी लोग पागल हैं साहब। जापान पगला गया है, सटिया गया है, कोरिया, फिलीपींस की वो लड़ेंगे साहब। और अगर रूस के पिछवाड़े में कुछ होता है, ईस्ट यूरोप में कुछ होता है, आप समझते हैं अमेरिका वहां जाएगा? नहीं। यूक्रेन में कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका ने डाले? नहीं। कोई एयर कॉरिडोर बनाई? नहीं।
क्योंकि वो नहीं लड़ना चाहता उससे, उसके पिछवाड़े में। ठीक है साहब। अब सवाल बड़ा एक अहम आता है, ईरान किसके पिछवाड़े में है साहब? वेनेजुला रूस अमेरिका के पिछवाड़े में, ईस्ट यूरोप रूस के पिछवाड़े में, ताइवान चीन के पिछवाड़े में, ईरान किसके पिछवाड़े में? किसी के पिछवाड़े में नहीं, लेकिन तीनों के बड़े क्रूशियल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। अमेरिका के लिए एनर्जी सिक्योरिटी कंट्रोल करनी है पूरी दुनिया की, तो मिडिल ईस्ट से ज़्यादा अहम कोई दूसरी जगह है ही नहीं। 17 से 20% चीन का तेल ईरान से आ रहा है। उसने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है ईरान के अंदर। रूस ने भी इस इलाके में, सीरिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी थी। खून का घूंट पीकर उसे सहन करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने अपने जो बेस थे सीरिया में वो नहीं छोड़े हैं। सीरिया को भी 3-4 टुकड़ों में कर दिया गया है, रूस का टुकड़ा, इजराइल का टुकड़ा, तुर्की का टुकड़ा और अमेरिका का। ठीक है साहब। तो ये कह देना कि, और रूस ने तो साहब इस बार 2 टूक शब्दों में कह दिया है, सोचना भी मत। किसको? अमेरिका को, ईरान को, इजराइल को खड़ी चेतावनी दी है कि सोचना भी मत। तो अब इस परिप्रेक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए आए जरा देखें कि हाल के हफ्तों में ईरान में हुआ क्या है। एक कलर्ड रेवोल्यूशन की कोशिश की गई है। CIA, मोसाद, MI6 वो सब इसमें इन्वॉल्व थे। इजराइल ने जो अफ़गान रेफ्यूजी हैं बहुत मात्रा में ईरान के अंदर, उनको अपने साथ लिया है। जो कुर्दिश हैं, कुर्द, उनको साथ लिया है। और अमेरिका ने पाकिस्तान को आदेश दिया कि तुम सिस्तान बलूचिस्तान में गदर करोगे। अमेरिका के जहाज़ कराची के हार्बर में खड़े हैं। बहुत सारे हथियार, स्मॉल आर्म्स, वेपन्स वगैरह उनके पास है, जो कि पाकिस्तान की SSG ईरान के अंदर बांट रही है। ठीक है साहब। एक बाकी सारे मुस्लिम देशों ने साफ मना कर दिया अमेरिका को मदद करने का। सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, बहरीन ने, कुवैत ने साफ मना कर दिया साहब कि ना हम अपने बेस छूने देंगे, ना आप हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने उनको चेता दिया है कि साहब अगर आपका सरजमी इस्तेमाल हुई हमारे बरखिलाफ, तो साहब आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर हम अमेरिका के बेसिस जो कि आपकी टेरिटरी में है उन पे भारी हमले करेंगे। जो आपका नुकसान होता है कोलैटरल, वो आपके सर। उन्होंने मना कर दिया है। केवल एक मुसलमान देश है जो कि कूद पड़ा है अमेरिका की मदद के लिए ईरान के बरखिलाफ, पाकिस्तान। मुल्ला मुनीर, आसिम मुनीर का पाकिस्तान कूद के पड़ा, मेरे आका हुक्म दो, मैं तलवे चाटूंगा, बूट चाटूंगा, जो कहोगे करूंगा, ईरान को ऐसी तैसी कर दूंगा, अफगानिस्तान की ऐसी तैसी कर दूंगा, ले मोल दुश्मनी। तुर्की ने भी मना कर दिया ईरान के खिलाफ कूदने का। ठीक है। केवल एक बेवकूफ मुल्क पाकिस्तान निकला जो कि धड़ल्ले से चढ़ गया अमेरिका के इशारे पे। तुर्की ने ईरान को वार्न कर दिया कि कोई 300 कुर्द लड़ाके इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं आपके इलाके में। ईरान ने उनको एम्बुश किया और सब मार डाले। तुर्की भी हट गया है इस ऑपरेशन ईरान में जो हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बिल्कुल ही अकेला पड़ जाए वो भी इजराइल के सामने और क्या कहते हैं अमेरिका के सामने। है तो नेटो का देश, लेकिन चतुराई देखिए, प्लेइंग ऑल साइड्स। एक बंदा जिसने कि अमेरिका की साइड प्ले की है वो है पाकिस्तान।
एंड पाकिस्तान, ईरान ने कह दिया है कि तेरे को भी देख लेंगे मेरे आका, तू भी ठहर। तो साहब ये जो है, इस तरह से ये प्लानिंग तो बड़ी तफसील में की गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो जून में अटैक किया था अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर, बाहरी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जवाब में ईरान ने भी भारी नुकसान पहुंचा दिया था इजराइल को। कह रहे हैं 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए मिसाइल, और उसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो तो अमेरिका के पेट्रियट शेट्रियट रोक नहीं सकते। तो जब डिफेंस नहीं है तो नुकसान तो होगा ही साहब आपका। और अब कहा जा रहा है कि एक बार ये कलर्ड रेवोल्यूशन फेल हो गई, इजराइल ने खुद अमेरिका को बोला कि भैया ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, भंगड़े मत करो, वॉर डांस मत करो, वेनेजुला अलग चीज है, ईरान अलग चीज है। तो हुआ क्या ईरान में, उन्होंने अफगानों का इस्तेमाल किया, कुर्दों का इस्तेमाल किया, सिस्तान बलूचिस्तान के बलूची सुन्नी इस्तेमाल करने की कोशिश करी कि वहाँ पे उन्होंने कोई 40 से 50 हज़ार स्टारलिंक के सैटेलाइट टर्मिनल भेजे कि वहाँ कलर्ड रेवोल्यूशन की जाए, बवाल किया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए, अगजनी फैलाई जाए, तोड़ फोड़ फैलाई जाए, रिजीम को तख्ता पलट कर दिया जाए, रेजीम चेंज किया जाए। प्लेबुक बड़ी फैमिलियर है साहब, जानी पहचानी प्लेबुक है। पहले सैंक्शन लगाओ, किल्लत करो, आवाम के लिए मुसीबत करो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़ी करो, और फिर उनका फ़ायदा उठा के उसी आवाम को उकसाओ कि अपने ही देश का तख्ता पलट कर दो। लेकिन साहब सारे लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। ये प्लेबुक हमने श्रीलंका में देखी है, हाल में बांग्लादेश में देखी है, नेपाल में देखी है, एक छोटा मोटा ट्रेलर इसका लद्दाख में भी देखा। बड़ी फैमिलियर प्लेबुक हो गई है साहब। तो चाइनीज़ समझ गए हैं इसका तोड़, रूसी समझ गए हैं इसका तोड़। उन्होंने, चाइनीज़ ने अपने टेक्नीशियंस भेजे और जैम कर दिए सारे सैटेलाइट स्टारलिंक, जो कि अमेरिका ने, ईरान ने सप्लाई किए थे। 40-50 हज़ार टर्मिनल जैम कर दिए या पकड़ लिए। ठीक है साहब, कुर्द लड़ाके जो हथियारों के साथ आ रहे थे गफलत करने, मार काट करने, उनको एम्बुश करके मार डाला। ठीक है साहब। और जो लोग जो कि बेचारे परेशान थे, जो कि जेन्युइन रीजंस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, ईरान ने उनके साथ बहुत अच्छे से डील किया। पेजेश्कियान साहब ने बोला कि साहब हम आपकी मुसीबत समझते हैं, बात करिए, हम हेल्प करने को आमादा है। लेकिन ये जो हथियार बंद है, उनको आदेश मिले थे कि पुलिस वालों पे फायर करो, उनको मार डालो, रूफटॉप स्नाइपर लगाओ, मार डालो पुलिस वालों को, ताकि वो पगला कर बेतहाशा फायर करे, अंधाधुंध फायर करे और कत्लो गारत हो। कोई कत्लो गारत नहीं हुआ है। मैक्सिमम ईरान ने भी जो एडमिट किया है 5000 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि पुलिस, सिक्योरिटी पर्सनल शामिल हैं। इसके बिल्कुल विपरीत ईरान के लोगों ने पूरा सपोर्ट जाहिर किया है अपनी सरकार के लिए। तेहरान में कोई 3 मिलियन लोग सड़कों पे उतर आए अपने रेजीम खामैनी के सपोर्ट में। टाएं टाएं फिस, टाएं टाएं फिस। मैंने बताया कि वो जो सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सब ने मना कर दिया, हम अपना एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करने देंगे। यहाँ तक कि वो जो इजराइल है उसने भी अमेरिका को चेता दिया कि भैया रहने दो, ये टाइम टाइम फिस हो गई, फेल हो गया, तो अब मत जाओ, क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का। रिजीम जैसे को तैसा है, टस से मस नहीं हुआ, कमज़ोर नहीं हुआ। और अगर आपने इस वक्त हमला किया तो कोई 700 मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग दिए जाएंगे और आपके बेसिस पे फटेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप की भी साहब हवा निकल गई, पूरे वो जो है आराम से वो बैठ गए, ठीक है, और कह रहे हैं कि मैंने धमकी दी थी, चेताया था कि किसी को फांसी नहीं टांगना, मारना नहीं, ईरान ने कर दिया तो मैं साहब अब चुपचाप बैठ गया। ये साहब उनकी काफ़ी कन्नी कटी है, कन्नी काफ़ी कटी है। देखिए, मैंने बताया था कि मैं भी इज़राइल को सलाह मशवरा दूंगा कि वह इस वक्त खासतर बेवजह स्थिति को ना छेड़े, पंगा ना ले। पिछली बार कोई 50 अरब डॉलर का नुकसान, इज़राइल बहुत छोटा देश है, अगर 700 मिसाइल वहाँ पे फट गए तो नुकसान बहुत होगा। कहा जा रहा है कि ईरान ने डिमोना के पास एक न्यूक्लियर टेस्ट किया है अंडरग्राउंड, जिसका अर्थक्वेक कोई 3-4 रिश्टर स्केल पे मेजर हुआ है, और कहा जा रहा है कि इज़राइल इतना घबराया हुआ है कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का भी विकल्प सोच रहा है। ये भी गलत होगा, ये भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि जब अमेरिका ने जापान के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किए थे तब अकेले अमेरिका के पास न्यूक्लियर हथियार थे। आज के दिन 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है, शामिल रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, जो कि पागलपने की नॉर्थ कोरिया सन की हरकत कर सकता है। जितना सन की डोनाल्ड ट्रंप है उतना सन की नॉर्थ कोरिया उससे शायद थोड़ा ज़्यादा है। तो ये साहब बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। हम बिल्कुल ऐसी नसीहत अपने दोस्तों को इज़राइल में नहीं देंगे। तो साहब अब व्हाट नेक्स्ट इन ईरान। देखिए, पिछली बार जब ईरान पे हमला हुआ था 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के वहाँ पे थे, ठीक है, बहुत सारे क्रूज़र, डिस्ट्रॉयर, एगीज क्लास डिस्ट्रॉयर्स और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स वगैरह उनके पास थे, पेट्रियट बैटरीज उन पे लगी थी, तो तैयारी बहुत ज़्यादा थी आज से। इस बार लगता है उन्होंने सोचा था कि इतना गदर होगा ईरानियन रेवोल्यूशन का, तख्ता पलट हो जाएगा, रिजीम टूट जाएगा, हमें कोई खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल कूद इगरा, कुछ स्ट्राइक्स करेंगे, एयर स्ट्राइक्स करेंगे और खलास ईरान, और शाह ऑफ ईरान के बेटे को वहाँ ड्रम बजाते हुए पहुँचा देंगे। ये सारा कलर्ड रेवोल्यूशन तो बुरी तरह फेल हो गया है, बुरी तरह ख़त्म कर दिया है। ईरान ने इसके ऊपर पूरा काबू पा लिया है। रूस ने कड़ी चेतावनी दी है, डोंट थिंक अबाउट इट, अमेरिका को दे दी है और इज़राइल को दे दी है। पुतिन की नेतन्याहू से कहा जा रहा है लंबी बातचीत हुई, ठीक है साहब। चीन ने वहाँ पे अपने भेजे हैं J-10C जेट फाइटर अलॉन्ग विद, कहा जा रहा है, पायलट्स। रूस ने ईरान को कहा कि भैया पिछली बार हमने आपसे कहा था कि हमारे टेक्नीशियंस ले लो और S-400 चलाने में मदद करेंगे, आपने मना किया था। इस बार कहा जा रहा है कि ईरान ने ले लिए हैं। इस बार तो अटकल लगाई जा रही है कि कुछ 3-4 दिन पहले ईरान ने नो टाइम इशू किया था, अपना पूरा एयर स्पेस खाली करा दिया था और उसको पूरा अंदेशा था कि एयर अटैक आ रहा है। कहते हैं एयर अटैक शुरू हुआ और अमेरिका के 2 जहाज F-35 मार गिराए गए। अमेरिका के, इज़राइल के नहीं मालूम, लेकिन 2 जहाज की अटकल लगाई जा रही है। कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ, वक्त ही बताएगा। लेकिन साहब ये कह रहे हैं कि हुआ, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की दिमाग ठंडा हो गया और उन्होंने एकदम से कॉल ऑफ कर दिया ये अटैक जो होने वाला था। कहा जा रहा है कि उन्होंने, जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने उनको हिदायत दी है कि साहब ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे पास वहाँ पे फोर्स लेवल नहीं है, हम तो इस
धड़ल्ले में बैठे थे, इस झांसे में बैठे थे कि तख्ता पलट हो जाएगा, हमें तो केवल कूदी ग्राह करने की ज़रूरत ही होगी, कन्फर्मेटरी नॉक देने की ज़रूरत होगी अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। लेकिन साहब अगर ऐसी हालात में करना है जबकि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड इंटैक्ट है, मिसाइल्स इंटैक्ट हैं, तो साहब हमें बहुत सारी ताकत वहाँ लगानी पड़ेगी। इजरायली अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट, वो जो है इजरायली कैरियर एब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से स्टीम कर रहा है ईरान की तरफ। 4 दिन 5 दिन हफ्ता लग सकता है पहुंचने में। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ रहा है और बहुत सारा साजो सामान भेज रहे हैं। C-17 की लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं। तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि फरवरी एंड मार्च तक जब अमेरिका का बिल्डअप कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी कन्नी कटी है, बिकॉज ही हैज़ पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, बिकॉज उनकी मिड टर्म इलेक्शन आने वाली है, क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल्स के केसेस को मीडिया की हेडलाइन सुर्खियों से दूर रखना चाहते हैं, तो वो शायद हमला कर ही दें पागलपने में, हूड़मती में, और उसके अनथिंकेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अनथिंकेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? नंबर 1, ईरान कोई 700 मिसाइल ठोक देगा इजराइल की तरफ, अमेरिकन बेसिस की तरफ। ठीक है साहब। उससे ज़्यादा वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो अगर गल्फ के अंदर घुस जाएं, क्लोज्ड वाटर्स में आ जाएं, रेड सी में आ जाएं, ज़्यादा मनूवर नहीं कर सकते वहाँ, अगर उन पे हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दे, रूस के किंजाल मिसाइल चला दे, तो वो साहब बॉटम ऑफ द गल्फ पहुंच जाएंगे। उससे भी ज़्यादा खतरनाक, अगर वो खाड़ी हॉर्मूज की, गल्फ ऑफ हॉर्मूज के ऊपर 5, 6, 7 ऑयल टैंकर डुबो दे, माइन कर दे, ताकि जो 74% तेल मिडिल ईस्ट का जाता है गल्फ ऑफ हॉर्मूज से वो बंद हो जाए, दुनिया में तेल की कीमतें 130 से 150 डॉलर प्रति बैरल हो जाएंगी, इकोनॉमिक तबाही हो जाएगी, कबाड़ा हो जाएगा, शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी इज नॉट इन द पिंक ऑफ हेल्थ। सोच समझ के कार्रवाई करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम यह है कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत हूड़मती कर रहा है, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग हो रही है वॉशिंगटन में, बगैर सोचे समझे पहले कर देते हैं, उसके बाद सोचना शुरू करते हैं कि आगे क्या करें। वेनेजुला में हमने ट्रेलर देखा है। वेनेजुला तो साहब बहुत कमज़ोर देश है, आप बच गए, निकल गए हैं टिल नाउ सो फार। अगर वेनेजुला में भी गुरिल्ला युद्ध शुरू हो जाए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है साहब। और ईरान इज़ अ डिफरेंट कप ऑफ टी ऑल टुगेदर। जो भी करना है सोच समझ के करिए, अपने हित के लिए, दुनिया के हित के लिए। जय भारत, जय हिंद।